चंदनपुर गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, प्रभाकर और कैलाश। कैलाश के पिता बहुत रईस थे और उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार था। और वहीं प्रभाकर के पिता एक चाय वाला था जो बाजार में एक छोटी सी चाय की टपरी पर चाय बेचा करता था। प्रभाकर और कैलाश दोनों साथ में रहा करते थे। जरूरत पड़ने पर दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद भी किया करते थे। ऐसे ही दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते और समय बीतता गया। अब प्रभाकर और कैलाश दोनों बड़े हो गए थे और दोनों दोस्तों पर अब घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। कैलाश ने अपने पिता का कारोबार संभाल लिया, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से बिता रहा था। और वहीं प्रभाकर के पिता को अब बीमारी ने जकड़ लिया, जिसकी वजह से प्रभाकर का परिवार अब पहले से भी ज्यादा गरीब हो गया। और एक दिन प्रभाकर को उसके पिता अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा प्रभाकर, अब मुझ में और काम करने की क्षमता नहीं रही। अब तुम्हें ही परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी होगी। बाजार में हमारी जो चाय की दुकान है, तुम उसी पर अपना आगे का जीवन शुरू करो। प्रभाकर के पिता ऐसा बोलकर इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। और अब प्रभाकर भी अपने पिता की चाय की दुकान चलाने लगा। प्रभाकर गरीब जरूर था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बहुत समझदार था। एक दिन प्रभाकर का दोस्त कैलाश उससे मिलने आता है। क्या हुआ प्रभाकर, मेरे दोस्त, आजकल कहाँ रहते हो? दिखाई नहीं देते। लगता है अपने दोस्त को भूल गए हो। अरे नहीं कैलाश भाई, ऐसा नहीं है। तुम तो जानते ही हो मैं अपना घर कैसे कैसे चला रहा हूँ। अरे प्रभाकर मेरे दोस्त, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हो, क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे कारोबार में हिसाब किताब का काम देख लो। उससे मेरा भी काम हो जाएगा और तुम भी अपना घर अच्छे से चला पाओगे। कैलाश मेरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बताओ कब आना है मुझे काम पर? प्रभाकर, तुम कल से ही सुबह 10 बजे मेरे गोदाम पर आ जाना। ठीक है कैलाश। प्रभाकर अगले दिन से ही कैलाश के यहाँ गोदाम पर काम करने लगा और इसी तरह दिन गुजरते गए। और एक दिन कैलाश प्रभाकर से कहता है, प्रभाकर मेरे दोस्त, मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम ये 10,000 रुपये बैंक जाकर मेरे खाते में डलवा देना। ठीक है मित्र, तुम परेशान ना हो, मैं बैंक जाकर जमा कर दूंगा। शाम के समय प्रभाकर गोदाम को बंद करके अपने घर चला जाता है और घर जाकर सोचता है, ये कैलाश महीने में इतने पैसे कमाता है, बैंक में इतना पैसा जमा करता है, और एक मैं हूँ जो महीने के सिर्फ 400 रुपये कमा पाता हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? कोई तो रास्ता होगा ज़्यादा पैसे कमाने का। ऐसा सोचकर प्रभाकर सोने चला जाता है और अगले दिन गोदाम पर जाकर अपना काम करने लगता है। तभी प्रभाकर ने एक दिमाग लगाया। कैलाश की रोज 20 बोरियां बिक जाती है और एक बोरी का दाम 110 रुपये है। अगर मैं इसमें से 5 रुपये भी बचा लूँ तो 20 बोरियों पर मुझे 100 रुपये दिन के और महीने के 3,000 बच जाएंगे। इतना घर खर्च के लिए काफ़ी होगा। ऐसा सोचने के बाद प्रभाकर हिसाब किताब में 110 रुपये की बोरी 115 रुपये की कर देता है। और ऐसे ही देखते 1 साल गुजर जाता है। और उधर कैलाश को प्रभाकर पर विश्वास होने की वजह से प्रभाकर की यह चोरी आज तक उसके सामने नहीं आ पाई। एक दिन एक व्यापारी कैलाश के यहाँ उससे मिलने के लिए आता है। कैसे हैं कैलाश भाई आप?
मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि अब से मुझे 20 बोरियां नहीं बल्कि 50 बोरियां चाहिए, लेकिन दाम थोड़ा कम हो जाता तो ठीक रहता कैलाश भाई। 115 रुपये की बोरी में औसत बहुत कम आता है। सेठ जी, यह क्या बोल रहे हैं आप? 110 रुपये की बोरी देता हूँ मैं आपको। नहीं कैलाश भाई, मैं एक बोरी 115 में खरीदता हूँ। सेठ जी, आपको जरूर कोई भूल लगी होगी। मेरे यहाँ से 110 में ही एक बोरी जाती है। कैलाश भाई, आपका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूँ? जब मैंने बोल दिया 115 में खरीदता हूँ तो खरीदता हूँ। तभी कैलाश को कुछ शक होता है और तुरंत गोदाम जाकर हिसाब किताब की डायरी चेक करता है। डायरी देखता है तो उसमें बोरियों के रेट 115 ही होता है। कैलाश सब कुछ समझ जाता है कि प्रभाकर ने उसके साथ धोखा किया है। तभी कैलाश गुस्से में प्रभाकर को बुलाता है। ये क्या धोखेबाज प्रभाकर, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर, तुम्हारी मजबूरी को देखकर तुम्हें अपने पास काम पर रखा और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। नहीं मेरे दोस्त कैलाश। बस प्रभाकर, अब तुम चुप हो जाओ और यहाँ से अभी निकल जाओ और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अब प्रभाकर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब दोनों दोस्तों की बचपन की यारी टूट जाती है, जिससे दोनों दोस्त बहुत दुखी होते हैं।